नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कराचार्य क्लास में। दोस्तों, हम आज कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान की चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए थे और 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी, जिससे शीत युद्ध का अंत भी माना जाता है बर्लिन की दीवार गिरने से। और इसी समय दो ध्रुवीयता का अंत भी हुआ था। दो ध्रुवीयता हम सब जानते हैं, इसमें अमेरिका और सोवियत संघ दो ध्रुवीय हैं। और हम आज के इस टॉपिक में बात करेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या है और गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी इन सब टॉपिक को एक एक करके बाद में आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, सोवियत प्रणाली क्या है। यूएसएसआर। ये यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। हिंदी में कहे तो समाजवादी सोवियत गणराज्य, ये यूएसएसआर का फुल फॉर्म है। अब देखो, 1917 में समाजवादी क्रांति हुई। कहाँ में हुई? सोवियत संघ में। इसे हम रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, समाजवादी क्रांति को। ये क्रांति क्यों हुई थी? इन पूंजीवाद का विरोध करने के लिए। हमें पता है पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद में लोगों का अपने संसाधन पर पूरा नियंत्रण रहता है, इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। और इस क्रांति का उद्देश्य क्या था? समता मूलक समाज की स्थापना करना या समाजवादों के आदर्शों को स्थापित करना, ये समाजवादी या रूसी क्रांति का उद्देश्य था। एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। सोवियत संघ में अब एक ही पार्टी की सरकार थी। वो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी। वहाँ पे अन्य कोई और राजनीतिक दल नहीं थे। वहाँ पे मतलब विपक्षी दल की कमी थी। ठीक है। 1945 के बाद पूर्वी यूरोप सोवियत संघ में शामिल हुए। 1945 के बाद हमने पढ़ा था कि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ में शामिल हो गया और जो पश्चिमी यूरोप थे उन्होंने अमेरिका की ओर रुख किया। इन्होंने पूर्वी यूरोप ने सोवियत संघ के साथ संधि क्यों किया? क्योंकि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप को फांसीवाद तत्वों से मुक्ति दिलाई। वहाँ पे जो लोगों में अत्याचार हो रहे थे, निरंकुश शासक, उनसे मुक्ति दिलाई। समाजवादी खेमे दूसरी दुनिया कहलाई। अब जो ये पूर्वी यूरोप उसमें सोवियत संघ में शामिल हो गई, तो पूर्वी यूरोप को उनकी विचारधारा, जो कि कौन सी थी? साम्यवादी विचारधारा थी, इनको भी अपनाना पड़ा। तो पूरा समाजवादी खेमे में बदल गई, तो यह दूसरी दुनिया कहलाई। और हमें पता है पहली दुनिया कौन सी थी? अमेरिका, है ना। अब देखो, 1945 के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो इन महाशक्ति बनने की भी कुछ विशेषता होती है, जो मतलब यदि जैसे मान लो आप महाशक्ति बनने जा रहे हो, तो आपके पास कुछ ऐसी विशेषता होनी चाहिए जिससे आप कह सको कि हाँ, मैं एक महाशक्ति देश बनने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो क्या 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 विशेषताएं थी सोवियत संघ की? पढ़ते हैं हम, चलिए। पहली विशेषता थी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जो सोवियत संघ थी वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इनकी जीडीपी अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा थी, है ना। अब इनकी दूसरी विशेषता क्या है? इनकी संचार प्रणाली। संचार प्रणाली हम सबको पता है क्या होता है कि एक देश से दूसरे देशों के बीच संपर्क स्थापित करना। और जो इनकी संचार प्रणाली अच्छी होने के कारण ये बाकी देशों से अच्छे से सुविधाजनक संपर्क स्थापित कर सकते थे। इनकी संचार व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। और तीसरा, इनका ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में क्या क्या होते हैं बच्चों? खनिज, तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद जैसे शामिल होते हैं ये ऊर्जा संसाधन में, जिससे कि अन्य कोई वस्तु बनाया जा सके। ठीक है। अब चौथा, आवागमन। आवागमन यानी कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी थी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड हो जाते हैं, अस्पताल हो जाते हैं और व्यापार के अच्छे साधन हो जाते हैं।
जिससे कि आवागमन के साधन अच्छे होने के कारण निवेश करने को प्रेरित हो जाते हैं निवेशक। घरेलू उपभोक्ता उद्योग। अब घरेलू उपभोक्ता उद्योग यहाँ पे होने के कारण इनको आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पे सुई से लेकर कार तक या एरोप्लेन, हवाई जहाज, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ों का निर्माण ये खुद ही करते थे सोवियत संघ में। ठीक है। न्यूनतम जीवन स्तर। सोवियत संघ में न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखी थी। न्यूनतम जीवन स्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अन्य सुविधा रियायती दरों पर मुहैया करवाना होता था। मतलब जो एक सुनिश्चित कीमत थी उससे भी कम कीमत पर वो सुविधा मुहैया करवाना रियायती दर कहलाता है। ठीक है। और ये ऐसे जनता के लिए किया गया था। अब इन सारी सुविधाओं के बावजूद सरकार का नियंत्रण राज्य पर था। मतलब जो उत्पादन वगैरह सब होता था, भूमि पर नियंत्रण, ये सारे किसका नियंत्रण होता था इन सब पर? सरकार का। ठीक है। सोवियत प्रणाली में नौकरशाही का शिकंजा कसता गया। नौकरशाही होते हैं जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, वहाँ पे उनका दबदबा या नियंत्रण सोवियत प्रणाली में बढ़ता गया, जिससे कि सोवियत प्रणाली कमज़ोर होती गई। ये और कमज़ोर होने के साथ साथ ये सत्तावादी भी होने लगी। सत्तावादी यानी कि सारी ताकत एक ही पार्टी के हाथ में होना, वो अपनी मनमानी चलाते रहते थे, इसलिए ये पार्टी सत्तावादी कहलाने लग गई। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवहेलना की गई। मतलब कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा था और लोगों की जो अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है किसी देश में, उसकी हनन कर रहे थे। ठीक है। अब जब लोगों को अपना आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता नहीं थी तो लोग कैसे अपनी आवाज़ उठाते थे? चुटकुलों के माध्यम से और कार्टून के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते थे। वहाँ पर हमने पढ़ा कि एक दल का प्रभुत्व था, है ना, तो सभी संस्थाओं पर भी सरकार का नियंत्रण था। जैसे भूमि और संस्थाएं, जैसे कि बड़े बड़ी संस्थाएं हो गए, उन पर भी एक ही सरकार का नियंत्रण था। और वे इन सब के नियंत्रण हो जाने के बाद जवाबदेह नहीं थी। जो जनता के प्रति सरकार जवाबदेह होती है वो नहीं थी। ठीक है। और एक देश में सरकार का जनता के प्रति जवाबदेह होना लोकतांत्रिक स्थिति को भी दर्शाता है। सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था और इसमें से जो सबसे प्रभावशाली था रूस का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा था सोवियत संघ में। और रूस का प्रभुत्व होने से अन्य देश जो थे, जो पूर्वी यूरोप के देश थे, उपेक्षित महसूस करते, यानी कि अपने को दूसरों के सामने छोटा महसूस करते। लोगों की आवश्यकताओं को अनदेखी करना। अब सोवियत संघ में क्या हुआ कि वो लोगों की आवश्यकताओं को अनदेखी करते गए, क्योंकि उनके जो उपयुक्त संसाधन थे उसका उपयोग वे किस में करते थे? हथियार निर्माण में। जब वो हथियार निर्माण में करते थे, लोगों की आवश्यकता को पूर्ति का हनन करते थे। ऐसे में क्या हुआ? 1979 में अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप। सोवियत संघ में 1979 में क्या किया? अफ़गानिस्तान में इन्होंने हस्तक्षेप किया। अब इन सब कारणों के बाद जैसे इन्होंने संसाधन का हथियारों पर उपयोग किया, तो ऐसे में उत्पादन कम होने लगा और आयात में बढ़ोतरी होने लगी। दूसरे देशों से आयात वस्तुओं का करने लगे। जब आयात करने लगे तो इनकी घरेलू मुद्रा जो रूबल कहलाती है, इनकी घरेलू मुद्रा, उसमें कमी आने लगी रूबल में। तो 1970 के अंतिम वर्ष में यह व्यवस्था लड़खड़ा गई, यानी कि जो सोवियत संघ में जो व्यवस्था चल रही थी पूरी तरह लड़खड़ा गई। ये थी हमारी सोवियत प्रणाली क्या थी। दूसरा टॉपिक है हमारा गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। 1980 के दशक के मध्य यानी कि 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना या महासचिव बने गोर्बाचेव। और हम इसमें यह भी पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। 1985 से 1991 के बीच सोवियत संघ के महासचिव गोर्बाचेव रहे। ठीक है। पश्चिमी देशों की बराबरी, लोकतंत्र बहाल और व्यवस्था सुधारने का प्रयत्न किया। इन्होंने क्या क्या रणनीति अपनाई? जैसे कि कुछ उत्पादन में हो गया, हथियार निर्माण में इन्होंने पश्चिमी देशों की बराबरी करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें सोवियत संघ से पीछे था। ठीक है। अब लोकतंत्र बहाल, वहाँ पे हमने पढ़ा
कि लोकतंत्र का दमन कर रहे थे, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे थे, तो गोर्बाचेव ने यह रणनीति भी अपनाने की कोशिश की, लोकतंत्र बहाल करने की कोशिश की, अब व्यवस्था सुधारने का प्रयत्न किया। हमने ये भी पढ़ा था कि पीछे सोवियत संघ में उनकी व्यवस्था पूरी लड़खड़ा गई, आयात पर निर्भर होने लगे वो, तो ऐसे में व्यवस्था सुधारने का भी इन्होंने कोशिश की। अब सरकार का विरोध हुआ ऐसे करने से, क्यों? क्योंकि सोवियत संघ में इतनी बुरी हालत हो गई थी कि जो गोर्बाचेव की रणनीति थी बहुत धीमी थी, और जो लोगों की आकांक्षा थी वो सोच रहे थे कि बड़ी तीव्र गति से ऐसी ये सब किया जाए, तो उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। सरकार गिरने की स्थिति में आ गई। तो जब ऐसे ये सब होने लगा तो विघटन की गति तेज हुई, और गोर्बाचेव द्वारा, ये गलत है, ये गोर्बाचेव होगा, तो गोर्बाचेव द्वारा राजनीतिक आर्थिक सुधार किया गया। ठीक है, इन राजनीतिक आर्थिक स्तर पर सुधार करने के बावजूद भी सीपी के नेता द्वारा इनका विरोध किया गया। सीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता द्वारा गोर्बाचेव की रणनीति का विरोध हुआ। 1991 में येल्त्सिन ने तख्ता पलट किया और बाद में चुनाव जीता। अब देखो 1991 में जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया गोर्बाचेव का, और बाद में बोरिस येल्त्सिन ने उनका तख्ता पलट किया और राष्ट्रपति चुनाव जीता। वो महासचिव के रूप में पद ग्रहण किया। जनता का राष्ट्रवादी भावना, जब ये सारी चीज़ें हो रहे थे तो जनता के, जो लोगों के मन में एक राष्ट्रवादी भावना का विकास हो रहा था। राष्ट्रवादी भावना यानी कि अपने देश को आज़ाद करने का, या फिर अपने देश को सोवियत संघ से अलग करने की भावना मन में विकास हो रहा था। और जो दूसरा कारण यह था कि इन सब का सत्ता का गणराज्यों की तरफ खिसकना। अब जो सत्ता थी पहले किसी एक हाथ में होती थी, अब जो गणराज्यों की ओर खिसकने लगा, जो कई सारे देश थे उन सब की तरफ जाने लगा, तो वो सब अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहने लग गए। 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, कितने? 3 बड़े गणराज्य। अब वो 3 कौन कौन से थे? पहला हमारा रूस था, और दूसरा यूक्रेन, और तीसरा बेलारूस। इन तीनों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। मतलब इन सारे घटनाओं को देखने के बाद जब लगा कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। अब देखो एशियाई देशों ने स्वतंत्रता की मांग नहीं की। ये जो घोषणा की थी ये पूर्वी यूरोप के देश थे जो सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे, लेकिन एशियाई देश जो कि सोवियत संघ में शामिल थे, इन्होंने स्वतंत्रता की मांग नहीं की, विघटन की मांग नहीं की एशियाई देशों ने। ठीक है बच्चों, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, सोवियत संघ के विघटन देश। अब आप जब किताब पढ़ोगे तो आपको ये शब्द देखने को मिलेगा, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। ये होता क्या है? मतलब जब सोवियत संघ से पूर्वी यूरोप अलग हो गया तो ये स्वतंत्र राज्य कहलाए। ठीक है, अब एशियाई देश थे वो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल नहीं कहलाए क्योंकि वो सोवियत संघ में ही रहे। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बनाया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सीटें मिली और रूस ने अंतर्राष्ट्रीय संधि की जिम्मेदारी भी भली भांति निभाई। और इन सब के बावजूद रूस को एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया गया और बाद में सोवियत संघ टूट चुका और वह एकमात्र अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा इन सब के होने के बाद। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू दोस्तों, अच्छी लगी तो शेयर कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।